नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भाग 3 के बारे में चर्चा की थी। भाग 3 समाप्त हो चुका था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के भाग 4 के बारे में। तो पहले समझते हैं भाग 4 में है क्या, किसके बारे में बात की गई है। तो भाग 4 में हमारा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की गई है। हिंदी में समझें अगर तो इसे बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक का उल्लेख है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि डीपीएसपी है क्या, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या। तो समझते हैं। देखिए, पहले बीएन राव जो हैं ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा है, ये बोलते हैं कि भारत के नागरिकों के पास दो तरह के मूल अधिकार रहेंगे। एक जो भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार, और जो भाग 4 में हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी डीपीएसपी। तो अब इन दोनों में मूल अंतर क्या है। देखिए, भाग 3 में जो हमारा मूल अधिकार है वो वाद योग्य है, यानी कि उसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि आर्टिकल 21 में हमारा निजता का अधिकार है, और अगर हमें वो अधिकार प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है या हमारे निजता के अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो हम आर्टिकल 32 का यूज़ करेंगे और सीधे सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा कुछ नहीं है। डीपीएसपी वाद योग्य या प्रवर्तनीय नहीं है। इसको सरकार अपनी मर्जी से प्रोवाइड करवाएगी, अपनी मर्जी से देगी। तो इसके स्रोत के बारे में समझते हैं कि डीपीएसपी का स्रोत क्या है। ये आयरलैंड से लिया गया है। हमारे संविधान में इसको आयरलैंड से लिया गया, और आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था, और स्पेन ने इसका स्वयं निर्माण किया था। देखते हैं, डीपीएसपी को समझने के लिए केटी शाह की डिफिनीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं। डीपीएसपी बैंक के उस चेक के समान है जिसमें बैंक खुद अपनी मर्जी से पैसा देती है। यानी कि डीपीएसपी के बारे में ये बोला गया ना कि सरकार अपनी मर्जी से खुद प्रोवाइड करवाएगी। तो उसी तरीके से इन्होंने इसको एक बैंक के चेक से कंपेयर किया। बोला डीपीएसपी बैंक के उस चेक के समान है जिसमें बैंक खुद अपनी मर्जी से पैसा देती है। अंबेडकर जी ने इसके बारे में क्या कहा था। अंबेडकर जी ने बोला कि डीपीएसपी लोक कल्याण के लिए है। ये आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र की स्थापना करेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें जो आर्टिकल्स दिए गए हैं सबको अलग अलग करके उसके बारे में समझते हैं। आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। और हम जब आपको आर्टिकल 12 पढ़ा रहे थे तब भी हमने बताया था कि आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल 36 में भी है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 37 के बारे में। 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। अभी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी कि इसे सरकार अपनी मर्जी से प्रोवाइड करवाएगी। इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 38 में क्या है। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को उपलब्ध करवाने के लिए। देखिए, इसमें यह बोला गया है कि राज्यों को ये निर्देश प्राप्त हैं कि वे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर असमानताओं को कम करके लोक कल्याण को बढ़ावा दें और सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए जाएं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 39 के बारे में। 39 में यह बोला गया है कि स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं है कि वही काम जो एक लेडी कर रही है और वही एक आदमी अगर कर रहा है तो उन दोनों को अलग अलग वेतन दिया जाएगा। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। वही आर्टिकल 39 का में क्या कहा गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। तो समान न्याय कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई अपराध किया, मान लीजिए मैंने कोई चोरी की और उस चोरी की सजा है 3 साल की, और वही चोरी देश के प्राइम मिनिस्टर ने की और उसी चोरी की सजा 3 साल की है। तो चाहे मैं हूं उस जगह पर या प्राइम मिनिस्टर हूं, दोनों को समान न्याय मिलेगा। जितनी सजा मुझे मिलेगी उतनी ही सजा पीएम को भी मिलेगी। निःशुल्क विधि सहायता, इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी जुर्म में फंसते हैं
तो सरकार की तरफ से एक वकील प्रोवाइड करवाया जाता है। वो तब होता है जब आप खुद सक्षम ना हो किसी वकील की फीस देने में या वकील को हायर करने में, तो सरकार खुद आपको वकील देगी। इसे ही बोलते हैं निःशुल्क विधि सहायता। अब आर्टिकल 40 सबसे इंपॉर्टेंट यही आर्टिकल है पूरे डीपीएसपी में। इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है। देखिए, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित कुछ इसमें नियम है। गांधी जी और अंबेडकर जी, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था इस चीज़ को लेकर के। गांधी जी फेवर में थे कि हाँ, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, लेकिन अंबेडकर जी इसके अगेंस्ट में थे। वो कह रहे थे कि अंबेडकर जी का मानना था कि अगर जितने ही निचले स्तर तक जाएंगे वो वहाँ पर लूट खसूट बढ़ती जाएगी। इन्होंने ग्राम पंचायतों को लूट का अड्डा बोला था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे हमारे, उन्होंने इन दोनों के बीच के विवाद को सुलझाया और फाइनली 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले ग्राम पंचायत की शुरुआत हुई थी। आर्टिकल 41 में देखते हैं क्या बात की गई है। आर्टिकल 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। वृद्धा पेंशन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं उनको उनकी जीविका के लिए कुछ उनको पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। विधवा पेंशन, दिव्यांग शिक्षा। लेकिन अभी हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर सरकार आपको ये वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं दे रही है तो आप सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये बैंक के उस चेक के समान है जिसमें बैंक खुद अपनी मर्जी से पैसा देगी, यानी सरकार अपनी मर्जी से ये प्रोवाइड करवाएगी आपको। चलिए आर्टिकल 43 के बारे में देखते हैं। 43 के बारे में क्या बात की गई है। देखिए, इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं कुछ, जैसे 42 है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं 43 पर डायरेक्ट आ गया। समझिए, 43 में निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, यानी कि कामगारों की भागीदारी होगी और सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। सहकारी समितियों के गठन संबंधी जो नियम है वो हमारे आर्टिकल 43 में दिए गए हैं। आर्टिकल 44 देखते हैं। आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता की बात की गई है। ये समान सिविल संहिता एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिलहाल इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब थे तो उन्होंने हिंदुओं के और मुस्लिमों के कुछ चीज़ों में अलग अलग कानून बना दिए थे, तो अभी भी वो कानून चल रहे हैं। तो अब समान सिविल संहिता में कहने का क्या मतलब है कि जो नागरिक हैं उन सभी के कानून एक समान होंगे। जैसे हिंदुओं में विवाह का, उत्तराधिकार का, वसीहत का, तलाक का, गोद लेने का, इन सब का अलग रूल है। वही इस्लाम में अलग रूल है। तो इसे ही बोलते हैं समान सिविल संहिता की इन सभी के लिए एक समान नियम बनाया जाए। तो ये गोवा में लागू भी है। आर्टिकल 44 एकलौता ऐसा स्टेट गोवा है जहां पर आर्टिकल 44 लागू किया गया है। आर्टिकल 45 देखते हैं। इसमें बात की गई है 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य रक्षा की बात की गई है। जैसे जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनको नोटिस किया होगा आपने, हर टीका फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है उनको। बाकायदा सरकारी अस्पतालों में उस टीके को फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। और दूसरा इसका देखते हैं क्या है आर्टिकल 45 में, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करी है इसमें। देखिए, ये 86 अमेंडमेंट हुआ था तो इसको हमारे फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया था 21A में। ठीक है, अब ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है और ये हमारे डीपीएसपी में भी है और एक जगह पर और है, वो है अभी हम आगे पढ़ेंगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज, उस समय भी इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 46 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 46 में कुछ SC ST और OBC के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण और अनेक संस्थाओं में एडमिशन के लिए कुछ इनको आरक्षण वगैरह प्रदान किया जाता है और भी कुछ विशेष प्रावधान हैं। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में पोषाहार, इसकी बात करी गई है। जैसे राशन जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है सस्ते दामों पर। मिड डे मील जो सरकारी विद्यालयों में चलता है छोटे बच्चों के लिए, दोपहर का भोजन उसमें प्रोवाइड करवाते हैं। नशीली दवाओं पर प्रतिबंध भी इसी अनुच्छेद में बात की गई है लगाने पर। शराबबंदी और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। आर्टिकल 48 में देखते हैं।
आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कृषि से संबंधित चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह हैं, इन सब चीज़ों पर कम टैक्स लगेगा। कृषि संबंधित उपकरण जितने भी हैं इन पर बहुत कम टैक्स लगता है। दुधारू पशुओं और आर्थिक लाभ के पशुओं की हत्या पर रोक है इसी आर्टिकल में। आर्टिकल 48 का में देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है राज्य पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करें। राज्य पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करें, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में राज्य की जगह पर नागरिक लिख दिया गया है, यानी कि नागरिक पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करें। चलिए आर्टिकल 49 में देखते हैं किस बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के धरोहर, इमारत एवं पुरातत्व का संरक्षण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यानी जो राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं हमारा, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, आगरा का रेड फोर्ट है, इलाहाबाद का है और दिल्ली का लाल किला, ये सब हमारी राष्ट्रीय महत्व की धरोहर हैं और इनकी जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है। आर्टिकल 50 में चलिए देखते हैं क्या डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी और हमारी जुडिशरी बॉडी, इन दोनों को अलग कर दिया गया है। जैसे कार्यपालिका में क्या है, कार्यपालिका में पुलिस आएगी, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, और न्यायपालिका में न्यायालय होंगे हमारे। तो किसी जुर्म के लिए अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसका काम खत्म, उसने गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको सजा देने का काम न्यायालय का है। जैसे मान लीजिए गिरफ्तार भी पुलिस ही करे और उसको सजा भी पुलिस ही दे। अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग ना हो तो समझ लीजिए कितना भ्रष्टाचार बढ़ेगा इससे। आर्टिकल 51 में देखते हैं। आर्टिकल 51 में बात की गई है अंतरराष्ट्रीय विवाद का शांति से समझौता होना चाहिए और संधियों पर कायम रहना है। जैसे एक देश की दूसरे देश के साथ कुछ संधियां होती हैं, कुछ समझौते होते हैं, तो उन समझौतों पर कायम रहना है और विवाद को मध्यस्थता द्वारा सुलझाना है। मान लीजिए कोई विवाद हो गया, इधर से ये एटम बम गिरा रहे हैं, उधर से वो एटम बम गिरा रहे हैं, तो वो युद्ध की स्थिति बन जाएगी। तो विवादों को मध्यस्थता के साथ समझाना है। अब आर्टिकल डिस्कस करते हैं हम लोग आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में हमारा मूल कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। हमारे टोटल इस समय फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य हैं 11। कितनी है टोटल? 11 हैं। जो हमारा मूल संविधान था, तो उस समय मूल संविधान में हमारे 0 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, मतलब कोई मूल कर्तव्य नहीं था। फिर हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तब टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें एक जोड़ा गया था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में भी और फंडामेंटल राइट में भी। वो कौन था? वही 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए। धन्यवाद।